हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा जो चैप्टर 7 आपके सिलेबस में चल रहा है, चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल्स। तो चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल्स में हम आपको पढ़ा रहे हैं बेटा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, विशेष संयोजी ऊतक। तो विशेष संयोजी ऊतक में हम आपको पढ़ा चुके हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, जिसके दो पार्ट्स बोन और कार्टिलेज के बारे में आपको बताया था। कंकालीय संयोजी ऊतक के पार्ट दो भाग उपास्थि एवं अस्थि के बारे में आपको बताया जा चुका है। उसके बाद बेटा विशेष संयोजी ऊतक में से दूसरा विशेष संयोजी ऊतक मैं शुरू कर चुका हूँ, ब्लड या रक्त के बारे में आपको पढ़ा रहा हूँ। कल मैंने आपको बेटा ब्लड या रक्त के बारे में कल के वीडियो में आपको बताया था कि जो ब्लड के कंपोजिशन के बारे में बताया, लेकिन उससे आगे हम आज आपको बताएंगे। तो कल मैंने बेटा आपको बताया था प्लाज्मा के कंपोजिशन के बारे में, मैं आपको बता रहा था उस वीडियो में। प्लाज्मा के जो कंपोजिशन है 90 से लेके 92 तक क्या परसेंट तक क्या होता है, वाटर या जल पाया जाता है। 8 से 10% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होती हैं। 8 से 10% बेटा कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो कल हमने आपको बेटा कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों में से जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, उन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में से कल हमने आपको इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के बारे में बता दिया था। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में हम कल आपको बता रहे थे प्रोटीन्स के बारे में। तो प्रोटीन्स के बारे में आपको बताया जा चुका था कल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। आज प्लाज्मा के ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आगे बढ़ते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे बताएंगे। देखिए, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट। प्लाज्मा के अंदर बेटा जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा। देखिए बेटा, प्लाज्मा के अंदर जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होते हैं, फैट होता है या फैटी एसिड्स होते हैं, ग्लिसरॉल होता है, और इसके अलावा ग्लूकोज बेटा ये तो बताए गए हैं। ग्लिसरॉल के अलावा बेटा कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल और विटामिन होते हैं। इस तरह से ये डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स प्लाज्मा में पाए जाते हैं। बेटा ग्लूकोज की जो कंटेंट होती है प्लाज्मा में वो कितनी होती है। ग्लूकोज 100 ml, ग्लूकोज 100 ml ब्लड में ग्लूकोज की कंटेंट होती है। ग्लूकोज कंटेंट इन 100 ml ब्लड। 100 ml ब्लड में कितना ग्लूकोज होता है बेटा, 80 से 110 mg पर 100 ml। ग्लूकोज की मात्रा 80 से 110 mg पर 100 ml होती है किसमें, ब्लड में। इसके बाद बेटा ग्लूकोज के अलावा ग्लूकोज की कंटेंट तो इतनी होती है 100 ml, और उसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल कंटेंट इन 100 ml ब्लड। कोलेस्ट्रॉल कंटेंट कितनी होती है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 100 ml ब्लड में कोलेस्ट्रॉल होता है बेटा 150 से 260 mg पर 100 ml। तो इस तरह से बेटा आपको बताया गया कि ग्लूकोज की कंटेंट कितनी होती है और कोलेस्ट्रॉल की कंटेंट कितनी होती है, ये आपको पता चल रहा होगा। ग्लूकोज जो होता है बेटा वो होता है ग्लूकोज की कंटेंट 80 से 100 mg या 80 से 110 mg पर 100 ml होती है। 80 से 100 mg पर 100 ml। और इसके अलावा जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है वो 150 से 260 mg पर 100 ml होता है। कितना होता है बेटा, 150 से 260 mg पर 100 ml। तो इस तरह से आपको बताया गया बेटा, देख लें। तो अभी जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स की कंटेंट बताई गई है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन, और ग्लूकोज कंटेंट इन 100 ml ब्लड में कितनी होती है, 80 से 100 mg पर 100 ml। कोलेस्ट्रॉल कंटेंट इन 100 ml ब्लड कितनी होती है, 150 से 260 mg पर 100 ml। ये बेटा प्लाज्मा में जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। देख लें बेटा क्या क्या होते हैं। हिंदी में लिख देता हूँ बेटा मैं इसी को। पाचक
पोषक तत्व प्लाज्मा में कार्बनिक अवयव का भाग होते हैं। कार्बनिक अवयवों में कल हम आपको प्रोटीन के बारे में बता ही चुके थे। आज हम आपको बता रहे हैं डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स के बारे में, पाचक पोषक तत्वों के बारे में। तो पाचक पोषक तत्वों में बेटा कौन कौन से हैं? ग्लूकोज है, हिंदी में लिख रहा हूँ बेटा, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए समझने के लिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए। अमीनो एसिड, वसा अम्ल, ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन। ये बेटा देख रहे होंगे आप क्या बताया जा रहा है आपको बोर्ड पे, और यहाँ पे बेटा ये लाइन लिखी है ना, ग्लूकोज कंटेंट इन 100 ml ब्लड। ग्लूकोज की मात्रा 80 से 100 mg पर 100 ml ब्लड। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 150 से 260 mg पर 100 ml। इस तरह से आप ये देख रहे होंगे बेटा जो आपको बताया गया डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होती हैं प्लाज्मा का। प्रोटीन तो बता ही चुके हैं कल आपको, आज किस किस के बारे में बता रहे हैं? डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स के बारे में बता रहे हैं। देख लीजिए बेटा, ऑब्जर्व कर लें, देख लें पॉइंट को। ग्लूकोज की मात्रा 80 से 100 mg पर 100 ml होती है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 150 से 260 mg पर 100 ml होती है। इस तरह से बेटा हम आपको बता चुके हैं प्लाज्मा के अंदर 2 ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के बारे में। तीसरे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स प्लाज्मा के अंदर कौन से होते हैं? तीसरे कंपोनेंट्स प्लाज्मा के अंदर होते हैं जो वो होते हैं एंटीकोएगुलेंट्स। एंटीकोएगुलेंट्स जिन्हें प्रतिस्कंदक कहते हैं। प्रतिस्कंदक, प्रतिस्कंदक हिंदी में हेपेरिन प्रतिस्कंदक पाया जाता है। कौन मिलता है? हेपेरिन। क्या करता है? रक्त का थक्का बनने से रोकता है, एंटीकोएगुलेंट्स के रूप में काम करता है। कौन एंटीकोएगुलेंट्स के रूप में काम करता है बेटा? एंटीकोएगुलेंट्स के रूप में काम करता है, एंटीकोएगुलेंट्स के रूप में काम करता है हेपेरिन, जिसके बारे में बेटा आपको बताया गया है कि एंटीकोएगुलेंट्स के रूप में काम करने वाला कंपोनेंट्स कौन सा है? हेपेरिन है, जो एंटीकोएगुलेंट्स के रूप में काम करता है, प्रतिस्कंदक होता है। इसके अलावा बेटा चौथा देखना है आपको, हेपेरिन रक्त का थक्का बनने से रोकता है। इस तरह ये आपकी समझ में आ गया होगा बेटा क्या आपको बताया गया है यहाँ। इसके अलावा चौथा वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं अवशिष्ट उत्पाद। अवशिष्ट उत्पाद प्लाज्मा में जो पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं बेटा? यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन,
क्रिएटिनिन, ये क्या होते हैं बेटा? वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, अवशिष्ट उत्पाद पाए होते हैं जो रक्त के प्लाज्मा में पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का पार्ट है। इसके अलावा यूरिया कंटेंट 17 से 30 mg/100 ml होती है। यूरिया की कंटेंट, यूरिया की मात्रा 17 से 30 mg/100 ml होती है। यूरिया की मात्रा कितनी होती है बेटा? 17 से 30 mg/100 ml होती है। इस तरह से बेटा ये देख लें, जो आपको वेस्ट प्रोडक्ट्स बताए गए हैं उनके नाम ऑब्जर्व कर लें, देख लें पॉइंट को। आप इस तरह बेटा इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। ये आपको क्या बताया जा रहा है? वेस्ट प्रोडक्ट्स बताए जा रहे हैं जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ऑब्जर्व कर लें पॉइंट को, देख लें अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। If increase the content of urea at 40 mg/100 ml, then this condition is called यूरेमिया। ये कंडीशन क्या कहलाती है? यूरेमिया कहलाती है। इन दिस सिचुएशन RBC is destroyed। देखें, यदि यूरिया की मात्रा 40 mg/100 ml हो जाती है, तब यह दशा यूरेमिया कहलाती है। क्या कहलाती है? यूरेमिया कहलाती है। इस समय आरबीसी नष्ट हो जाती हैं। देख लें बेटा पॉइंट जो आपको भी बताया गया है, अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि क्या आपको बताया गया है। एक एक बात आपको बेटा बताई गई है, देख लें, समझ लें। आरबीसी को बेटा जानते हैं, स्प्लीन को आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहते हैं, कब्रगाह कहते हैं। स्प्लीन को आरबीसी की क्या कहते हैं? कब्रगाह कहते हैं। तो ये आरबीसी कहाँ नष्ट होती हैं? स्प्लीन में नष्ट हो जाती हैं। आरबीसी इज destroyed in spleen। आरबीसी प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं। तो बेटा इस तरह से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यूरिया की कंटेंट कितनी होती है नॉर्मली, जो अभी आपको बताया था पॉइंट। और उसके बाद बेटा ये पॉइंट है, इसको अच्छे से देख लें। इफ़ इंक्रीज द कंटेंट ऑफ यूरिया एट 40 mg/100 ml, यदि यूरिया की कंटेंट बढ़ जाती है, देन दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड यूरेमिया, तब इस कंडीशन को यूरेमिया कहते हैं। इन दिस सिचुएशन आरबीसी इज डेस्ट्रॉयड, इस सिचुएशन में आरबीसी नष्ट हो जाती हैं। यदि यूरिया की मात्रा 40 mg/100 ml हो जाती है, तब यह दशा यूरेमिया कहलाती है। इस समय आरबीसी नष्ट हो जाती हैं। आरबीसी इज डेस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, आरबीसी प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं। इस तरह से बेटा ये आपको क्लियर हो गया होगा जो अभी आपको बताया गया है।
इससे पहले बेटा हम आपको एंटीकोएगुलेंट्स हेपेरिन के बारे में बता चुके हैं। जो एंटीकोएगुलेंट हेपेरिन क्या होता है, एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है। क्या होता है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है। इससे पहले वाले अभी जो आपको बताया बेटा वेस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में, उससे पहले हम आपको प्लाज्मा के अंदर मिलने वाले एंटीकोएगुलेंट्स हेपेरिन के बारे में बता रहे थे। रक्त के थक्के बनने से रोकता है और एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है, जो आपको पहले ही बता दिया गया इससे पहले वाले पार्ट में, इससे पहले बताया था हमने। अब आप ये समझ गए होंगे कि आपको बताया गया है। आगे बढ़ते हैं बेटा, देख लीजिए पॉइंट को अच्छे से ऑब्जर्व कर लें। पॉइंट को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है आपको, पॉइंट में आपको क्या बताया गया है। अब आगे बेटा 5वां पार्ट बताते हैं प्लाज्मा का, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का। देख लीजिए पॉइंट को इसको। पांचवा पार्ट बेटा याद रखेंगे, प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेज। क्या है बेटा? प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेज। प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेज। प्रोटेक्टिव सब्सटेंस मतलब सुरक्षा करने वाले पदार्थ। पहला बेटा लाइसोजाइम। लाइसोजाइम के बारे में आप अच्छी तरह जानते होंगे कि लाइसोजाइम क्या होता है? एक प्रोटीन एंजाइम होता है। क्या होता है बेटा? लाइसोजाइम एक प्रोटीन एंजाइम होता है लाइसोजाइम, और ये क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नष्ट करता है। किसको नष्ट करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। इज ए प्रोटीन एंजाइम destroy microorganisms लाइसोजाइम। हिंदी में लिख रहा हूँ बेटा, ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एक बात इसलिए हिंदी में बार बार रिपीट इसलिए होती है कि हिंदी मीडियम के बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों की कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इंग्लिश में टीचर ज़्यादा बताते हैं, हिंदी में कम बोलते हैं, इसलिए आपको बेटा हिंदी में यहाँ पर रिपीट हो रहा है साथ साथ। लाइसोजाइम एक प्रोटीन है, प्रोटीन एंजाइम है, जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। ये बेटा आपको हम डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ाएंगे, लार में भी पाया जाता है, सलाइवा में भी पाया जाता है। लाइसोजाइम सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। इस तरह से बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या बताया गया है। अब आप समझ गए होंगे लाइसोजाइम के बारे में। अब दूसरे प्रोटेक्टिव सब्सटेंस के बारे में बताते हैं। प्रोपरडिन। प्रोपरडिन क्या होते हैं? लार्ज प्रोटीन्स होते हैं, और लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, बड़ी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स एंड किल द एंटीटॉक्सिन को मारते हैं या नष्ट करते हैं, टॉक्सिन सब्सटेंस को, एंड किल द टॉक्सिन्स या destroy the toxins. So it is called एंटीटॉक्सिन्स। इसलिए क्या कहलाते हैं? एंटीटॉक्सिन्स कहलाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो टॉक्सिन रिलीज किए जाते हैं उन टॉक्सिन्स को क्या करते हैं? ये नष्ट करते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? प्रोपरडिन्स। सो इट इज़ कॉल्ड एंटीटॉक्सिन्स, इसलिए एंटीटॉक्सिन्स कहलाते हैं। देख लें बेटा, प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेज में लाइसोजाइम के बारे में बताया। प्रोटीन एंजाइम होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नष्ट करता है। लाइसोजाइम एक प्रोटीन एंजाइम है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नष्ट करता है। और ये बेटा यहाँ पर याद रखना है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ये इसकी सेल वॉल को नष्ट करता है, कोशिका भित्ति को नष्ट करता है। इसके बारे में आपको बताया जाएगा
डाइजेस्टिव सिस्टम में जब पढ़ाएंगे तो सलाइवा में भी ये एंजाइम्स पाया जाता है, सूक्ष्मजीवों को नष्ट करता है। और सलाइवा और दूसरा प्रोपर्डिन्स लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। प्रोपर्डिन्स भी बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं और जीवाणुओं वायरस के द्वारा स्रावित होने वाली टॉक्सिन्स को नष्ट करते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, एंटी टॉक्सिन्स कहलाते हैं। इस तरह से ये आपको समझ में आया होगा जो बताया गया है अभी आपको। देख लीजिए बेटा पॉइंट। अब इसी को मैं हिंदी में लिख देता हूँ, इस लाइन को, सेकंड पॉइंट को यहाँ पे है। ये तो लिख चुके हैं हम हिंदी में, इसको और हिंदी में लिख रहे हैं वहाँ पे। देखिए बेटा पॉइंट को देख लें। प्रोपर्डिन्स बड़े प्रोटीन अणु होते हैं जो जीवाणुओं एवं विषाणुओं द्वारा स्रावित विषैले पदार्थों को नष्ट करते हैं। विषैले पदार्थों को नष्ट करते हैं, इसलिए ये एंटी टॉक्सिन कहलाते हैं। एंटी टॉक्सिन कहलाते हैं। पॉइंट को देख लीजिए बेटा। ये अभी आपको दूसरा बताया गया है बेटा, जो प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेज हैं। प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेज में पहला आपको बताया था लाइसोजाइम और दूसरा बताया गया प्रोपर्डिन्स, जो बड़े प्रोटीन अणु होते हैं जो जीवाणुओं विषाणुओं द्वारा स्रावित विषैले पदार्थों को नष्ट करते हैं, इसलिए ये एंटी टॉक्सिन कहलाते हैं। देख लें बोर्ड पर लिखा हुआ है बेटा, एक पॉइंट क्लियर हो रहा है। इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या आपको बताया गया है। अब आगे देखते हैं बेटा। ये सब बेटा क्या बताया जा रहा है, प्लाज्मा के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म्स में, वो बताए जा रहे हैं आपको। उसके बाद बेटा आगे बता रहे हैं आपको हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स जानते हैं आप हार्मोन्स के बारे में बेटा, पहले भी आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स, रासायनिक संदेश वाहक होते हैं जो विच आर सेक्रेटेड बाई एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं और जहाँ पर इन्हें वर्क करना होता है वहाँ पर रक्त के द्वारा जाते हैं। तो हार्मोन्स को कौन ले जाते हैं, हार्मोन्स प्लाज्मा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड secreted hormones carry by the plasma। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन प्लाज्मा के द्वारा स्थानांतरित किए जाते हैं।
स्थानांतरित किए जाते हैं। बेटा अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में आपको पहले ही बताया था जब मैंने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ाया था वहाँ पे। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ऐसी ग्रंथियाँ होती हैं जो नलिकाएँ, जिनमें नलिकाएँ नहीं पाई जाती हैं, जो नलिकाओं रहित होती हैं, उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। नलिका रहित होती हैं और क्या सिक्रेट करती हैं? हार्मोन स्रावित करती हैं। वो हार्मोन्स प्लाज्मा के द्वारा ही, रक्त के प्लाज्मा के द्वारा ही कैरी किए जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाए जाते हैं। जहाँ पर वो सिक्रेट होते हैं, संश्लेषित होते हैं, वहाँ से उनकी टारगेट साइट पर या लक्ष्य की जो जगह होती है वहाँ पर वो पहुँचाए जाते हैं। कौन? हार्मोन्स। किसके द्वारा पहुँचाए जाते हैं? प्लाज्मा के द्वारा। इसलिए प्लाज्मा में हार्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से बेटा ये आपको बताया गया कि प्लाज्मा के बारे में, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के बारे में बताया, कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों के बारे में बताया, प्लाज्मा में जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं उनके बारे में बताया। प्लाज्मा के अकार्बनिक प्लाज्मा में आपको पहले ही बताया था मैंने 90 से 92% तक वाटर होता है, मतलब 90 से 92% तक जल होता है प्लाज्मा में। और इसके अलावा प्लाज्मा में 8 से 10% तक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, पहले भी आपको बताया गया है। अकार्बनिक पदार्थों में प्लाज्मा में क्या क्या होता है बेटा? अकार्बनिक पदार्थों में प्लाज्मा में होती हैं जैसे आयंस होते हैं और साल्ट्स होते हैं, और इसके अलावा आयन साल्ट्स तो होते ही हैं, गैसेज भी पाई जाती हैं। अकार्बनिक सब्सटेंस हैं प्लाज्मा के। और कार्बनिक सब्सटेंस में मैंने आपको बताया, प्रोटीन के बारे में बताया, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया जो प्लाज्मा में होते हैं। इसके अलावा तीसरे वेस्ट सब्सटेंसेस के बारे में बताया और एंटीकोएगुलेंट्स के बारे में बताया, एंटी और प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस के बारे में बताया, और इसके अलावा लास्ट में भी हार्मोन्स के बारे में बताया। प्लाज्मा के अंदर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, प्रोटीन होते हैं, और दूसरे आपको बताए गए पाचित पोषक तत्व, और तीसरे आपको बताए गए जैसे प्रतिस्कंदक हेपेरिन। चौथा आपको बताया गया था अपशिष्ट उत्पाद। उसके बाद बेटा पांचवा आपको बताया गया था सुरक्षात्मक पदार्थ, और छठवां भी आपको बताया गया है हार्मोन्स के बारे में। प्लाज्मा में जो चीज़ें पाई जाती हैं उनके बारे में आपको बताया गया। इस तरह से मैंने बेटा आपको प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा के कंपोजिशन के बारे में आपको बता दिया डिटेल में। अब हम प्लाज्मा के बाद अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। प्लाज्मा के कंपोजिशन के बारे में आपको बता दिया, अब हम सेल्स की ओर बढ़ते हैं। ब्लड में जो सेल्स पाई जाती हैं उनमें सबसे पहले ब्लड में जो सेल्स मिलती हैं, पहले भी आपको बताया था कि ब्लड के कंपोजिशन में ब्लड को दो भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है सेल्स, दूसरा होता है प्लाज्मा। सेल्स 45% होती हैं, प्लाज्मा 55% होता है। तो हम प्लाज्मा का कंपोजिशन तो आपको बता चुके हैं। अब आपको यहाँ पर हम बताएंगे बेटा सेल्स का कंपोजिशन, कोशिका का संगठन। और कोशिका में भी सबसे पहले 3 प्रकार की होती हैं वैसे मेनली, आरबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। मतलब लाल रुधिर कणिकाएँ होती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएँ होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। तो बेटा अब हम आपको सबसे पहले बताने जा रहे हैं वो आरबीसी के बारे में बताएंगे, लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में बताएंगे। जैसा कि हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन तो कल बताई तो थी कंपोजिशन में, लेकिन आज और थोड़ा डिटेल में बताएंगे आरबीसी के बारे में। देखिए, तो वी आर स्टार्टिंग नाउ आरबीसी। आरबीसी के बारे में अब यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं बेटा। देखिए आरबीसी जिन्हें कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, आरबीसी की जो संख्या होती है 50 से 55 लाख पर क्यूबिक एमएम ब्लड में पाई जाती है पुरुष में, और स्त्रियों में 45 से 50 लाख पर क्यूबिक एमएम ब्लड में पाई जाती है, प्रति घन मिलीमीटर ब्लड में मिलती है। आरबीसी की सामान्य संख्या, नॉर्मल काउंट, कल आपको बता दिया गया कल की वीडियो में, लेकिन उससे हम डिटेल में आज बढ़ेंगे आरबीसी के बारे में। रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं। आरबीसी is the biconcave, circular and without nucleus. आरबीसी जो होती हैं बाइकॉन्केव होती हैं, द्विअवतलाकार होती हैं, गोल और बिना केंद्रक के होती हैं। लाल रुधिर कणिकाएं
द्विअवतलाकार गोल एवं बिना केंद्रक के होती हैं। तो बेटा आरबीसी के बारे में ये बात आपको याद रखनी है। आरबीसी इज़ द बाइकॉन्केव सर्कुलर एंड विदाउट न्यूक्लियस। बाइकॉन्केव होती है, सर्कुलर होती है, बिना केंद्रक के होती है आरबीसी। इस तरह से बेटा आरबीसी के बारे में ये बात आपको समझ में आई गई होगी कि क्या होती हैं आरबीसी। और आरबीसी में बेटा ये एक बात याद रखना है, आरबीसी हैज़ न्यूक्लियस इन इनिशियल स्टेज। प्रारंभिक अवस्था में आरबीसी में शुरुआत में जब आरबीसी डेवलप हो रही होती हैं उस समय आरबीसी हैज़ न्यूक्लियस इन इनिशियल स्टेज, बट इन मेच्योर आरबीसी न्यूक्लियस इज नॉट अकर। लेकिन मेच्योर आरबीसी में बेटा क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो पॉइंट को देख लें, आरबीसी क्या होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं बाइकॉन्केव होती हैं, द्विअवतलाकार होती हैं, गोल होती हैं और विदाउट न्यूक्लियस होती हैं। आरबीसी इज़ द बाइकॉन्केव सर्कुलर एंड विदाउट न्यूक्लियस। लाल रुधिर कणिकाएं द्विअवतलाकार, गोल एवं बिना केंद्रक की होती हैं। आरबीसी हैज़ न्यूक्लियस, आरबीसी न्यूक्लियस रखती है इन इनिशियल स्टेज, प्रारंभिक अवस्था में, शुरुआत में, बट इन मेच्योर आरबीसी न्यूक्लियस इज नॉट अकर। लेकिन मेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इस तरह से पॉइंट बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। देख लें अच्छी तरह बेटा, ये आपको बताया गया है। प्रारंभिक अवस्था में आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन परिपक्व आरबीसी केंद्रक रहित होती है, परिपक्व आरबीसी केंद्रक रहित होती है। इस तरह से ये आपको समझ में आया होगा बेटा, क्या आपको बताया गया है। आगे देखें, ड्यू टू द बाइकॉन्केव फॉर्म and without nucleus RBC more amount of hemoglobin can enter in RBC। पॉइंट को देख लें बेटा, बिना केंद्रक एवं द्विअवतलाकार रूप के कारण आरबीसी में हीमोग्लोबिन ज़्यादा मात्रा में प्रवेश कर सकता है। ये पॉइंट देखिए बेटा अच्छे से, प्रारंभिक अवस्था में आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन परिपक्व आरबीसी केंद्रक रहित होती है।
ड्यू टू द बाइकॉन्केव फॉर्मेट विदाउट न्यूक्लियस मोर अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन कैन एंटर इन आरबीसी। बिना केंद्रक एवं द्विअवतलाकार रूप के कारण आरबीसी में हीमोग्लोबिन ज़्यादा मात्रा में प्रवेश कर सकता है। इस तरह से बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा जो अभी पॉइंट आपको बताया गया है। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, देख लें पॉइंट को अच्छे से। देख लें बेटा, ऑब्जर्व कर लें पॉइंट को। अब बेटा आगे आपको पॉइंट देखना है। एक्सेप्शनली इन कैमिल एंड लामा आरबीसी इज बाई convex oval and nucleated। अपवाद स्वरूप जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे बेटा अपवाद, उसी तरह से अपवाद स्वरूप ऊंट और लामा नाम के दो जंतु होते हैं। ऊंट और लामा में आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएँ आरबीसी द्विउत्तलाकार एवं केंद्रक युक्त होती है। इस तरह से ये आपको समझ में आया होगा बेटा। किसके बारे में हम आपको बता रहे हैं अभी? आरबीसी के बारे में आपको बता रहे हैं। देख लें बेटा, एक्सेप्शनली कैमिल और लामा में आरबीसी कैसी होती है? बाइकॉन्वेक्स होती है, मतलब द्विउत्तलाकार होती है, अंडाकार होती है। द्विउत्तलाकार अंडाकार यहाँ पे लिख देते हैं बेटा, द्विउत्तलाकार अंडाकार एवं द्विउत्तलाकार भी होती है, अंडाकार भी होती है और न्यूक्लिएटेड होती है। ऊंट और लामा में कौन? आरबीसी द्विउत्तलाकार होती है, अंडाकार होती है और केंद्रक युक्त होती है। इस तरह से बेटा ये आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा जो आपको भी बताया गया है। तो इस तरह बेटा आप समझ रहे होंगे क्या आपको बताया गया। पॉइंट को बेटा ऑब्जर्व कर लें, पॉइंट आपको जो बताया गया है वो आपकी समझ में आ रहा होगा। तो बेटा ये बताया गया, आपको क्लियर हो रहा होगा क्या बताया गया आपको। ऑब्जर्व करें इस पॉइंट को। तो बेटा आगे देखिएगा पॉइंट। आरबीसी does not have ER। आरबीसी में अंतःप्रदव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाई जाती है। इट्स स्केलेटन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल। तो बेटा आरबीसी में अभी हम बता देते हैं आरबीसी को आपको। आरबीसी में अंतःप्रदव्यी जालिका नहीं होती है। इसका कंकाल प्रोटीन
वसा एवं कोलेस्ट्रॉल का बना होता है। इसका कंकाल प्रोटीन, वसा, बेटा और कोलेस्ट्रॉल का बना होता है। इस तरह से आपको ये समझ में आया होगा, जिसे स्ट्रोमेटिन कहते हैं, विच इज़ कॉल्ड स्ट्रोमेटिन and it is spongy। जिसे स्ट्रोमेटिन कहा जाता है। स्ट्रोमेटिन कहा जाता है। यह स्पंजी होता है। यह स्पंजी होता है। यह स्पंजी होता है। इस तरह से ये पॉइंट बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। क्या आपको बताया गया है। आरबीसी डज नॉट हैज़ ईआर। आरबीसी में ईआर नहीं पाई जाती है। इट्स स्केलेटन इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल। इसका स्केलेटन प्रोटीन, फैट और कोलेस्ट्रॉल का बना होता है। आरबीसी में अंतर्पदव्य जालिका नहीं होती है। इसका कंकाल प्रोटीन, वसा एवं कोलेस्ट्रॉल का बना होता है। विच इज़ कॉल्ड स्ट्रोमेटिन, जिसे स्ट्रोमेटिन कहते हैं। एंड इट इज़ स्पंजी। यह स्पंजी होता है, जिसे स्ट्रोमेटिन कहा जाता है। यह स्पंजी होता है। आरबीसी के बारे में आपको बताया जा रहा है। इस तरह से आप आरबीसी के बारे में ये बातें समझ रहे होंगे। बेटा आगे देखना है। membrane of RBC is more flexible होती है। membrane of RBC is more flexible and it is permeable to Cl- and HCO3- ions and impermeable to Na प्लस K प्लस। तो अभी आपको जो बताया गया है बेटा कि जो आरबीसी होती है, आरबीसी की मेम्ब्रेन ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। आरबीसी की मेम्ब्रेन, आरबीसी की कला, लाल आरबीसी की कला ज़्यादा लचीली होती है। ज़्यादा लचीली होती है। ज़्यादा लचीली होती है। यह Cl- एवं HCO3- आयंस के लिए पारगम्य एवं Na प्लस, K प्लस के लिए अपारगम्य होती है। अपारगम्य होती है। इस तरह से बेटा ये आपको बताया गया है। पॉइंट को देख लें। मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी इज मोर फ्लेक्सिबल एंड इट इज़ परमिएबल टू Cl- एंड HCO3- आयंस एंड इम्परमिएबल टू Na प्लस K प्लस। आरबीसी की कला ज़्यादा लचीली होती है। यह Cl- एवं HCO3- आयंस के लिए पारगम्य होती है एवं Na प्लस और K प्लस के लिए, Na प्लस और K प्लस के लिए पारगम्य होती है। इसे डोनम्स फिनोमेना कहते हैं। दिस फिनोमेना इज नोन एज
phenomenon is known as Domain's phenomenon। यह घटना डोमेन की घटना कहलाती है। डोमेन की घटना कहलाती है। जो भी आपको बेटा आरबीसी के बारे में बताया गया वो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो इस तरह से बेटा ये आपको बताया गया है आरबीसी के बारे में। देख ले पॉइंट। मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी इज मोर फ्लेक्सिबल एंड इट इज परमिएबल टू Cl-। तो इस तरह से बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा जो भी आपको बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा अगला पॉइंट देखते हैं। ड्यू टू द स्पंजी स्केलेटन एंड फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन it can pass through lower diameter cells. Its diameter is 7.5 micron and it can pass 5 micron diameter cell। देखें पॉइंट बेटा। स्पंजी स्केलेटन, स्पंजी कंकाल और लचीली कोशिका कला के कारण इट कैन पास थ्रू लोअर डायमीटर सेल, लोअर डायमीटर की सेल में पास हो सकती है। इट्स डायमीटर इज 7.5 माइक्रोन एंड इट कैन पास 5 माइक्रोन डायमीटर सेल। देखें पॉइंट। स्पंजी कंकाल एवं लचीली कोशिका कला के कारण यह अपने से कम व्यास की कोशिका 5 माइक्रोन में पास हो सकती है। इसका व्यास 7.5 माइक्रोन होता है। इस तरह से समझ में आ रही होगी बेटा। स्पंजी कंकाल लचीली कोशिका कला के कारण यह अपने से कम व्यास की कोशिका में 5 माइक्रोन में वाली व्यास वाली कोशिका में पास हो सकती है। इसका व्यास 7.5 माइक्रोन होता है। स्पंजी कंकाल एवं लचीली कोशिका कला के कारण यह अपने से कम व्यास की कोशिका 5 माइक्रोन वाली व्यास वाली कोशिका में पास हो सकती है। इसका व्यास 7.5 माइक्रोन होता है। कौन? आरबीसी। इस तरह से बेटा आरबीसी के बारे में ये पॉइंट आप समझ रहे होंगे। ये पॉइंट आगे देखेंगे बेटा आरबीसी के बारे में।
आरबीसी के बारे में बेटा अगला पॉइंट देखना है। आरबीसी डज नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया। आरबीसी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रखती है। सो एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस are not occur in RBC. Are occur in RBC, but enzymes of Krebs cycle are not occur in RBC. So it is involved only in anaerobic respiration. इस तरह से बेटा देखना है पॉइंट। आरबीसी में आरबीसी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रखती है। आरबीसी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रखती है। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसमें ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम्स पाए जाते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम पाए जाते हैं, जबकि क्रेब्स चक्र के एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। केवल अनाक्सी श्वसन होता है। केवल आरबीसी में अनाक्सी श्वसन होता है, ऑक्सी श्वसन नहीं होता आरबीसी में। आरबीसी में कौन सा श्वसन होता है? अनाक्सी श्वसन होता है। यह एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। देख लें बेटा पॉइंट को। आरबीसी डज नॉट हैज़ माइटोकॉन्ड्रिया। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रखती हैं। सो एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर अकर इन आरबीसी। इसलिए ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम्स आरबीसी में पाए जाते हैं, बट एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल्स आर नॉट अकर इन आरबीसी। लेकिन क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स आरबीसी में नहीं पाए जाते। सो इट इज़ इन्वॉल्व ओनली इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसलिए केवल इसमें इन्वॉल्व होती है। आरबीसी अनाक्सी श्वसन में सम्मिलित होती है। आरबीसी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रखती है, इसलिए इसमें ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम्स पाए जाते हैं, जबकि क्रेब्स चक्र के एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। केवल आरबीसी में अनाक्सी श्वसन होता है। इस तरह से बेटा आरबीसी के बारे में आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि आरबीसी क्या करती है। तो बेटा ये समझ में आ गया होगा क्या बताया गया है आपको। आगे देखिए, इस तरह से बेटा ये पॉइंट आपको बता दिया गया आरबीसी के बारे में। देख लीजिए, ऑब्जर्व कर लें पॉइंट को। ऑब्जर्व कर लें बेटा क्या बताया गया आपको। अब देखिए आगे। इन आरबीसी एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेज
इज प्रेजेंट। आरबीसी में एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेज प्रेजेंट होता है। कार्बनिक एनहाइड्रेज नाम का एक एंजाइम्स आरबीसी में पाया जाता है। इस तरह से आप समझ रहे होंगे। यह एंजाइम, दिस एंजाइम involved in formation of ये एंजाइम सम्मिलित, इस एंजाइम इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड इन CO2 ट्रांसफर CO2 ट्रांसफ़र प्रोसेस। CO2 ट्रांसफ़र की प्रोसेस में कार्बनिक एसिड के फॉर्मेशन में यह एंजाइम्स सम्मिलित होता है। कौन सा? कार्बनिक एनहाइड्रेज। दिस एंजाइम इज इन्वॉल्व इन कार्बनिक एसिड की फॉर्मेशन में सम्मिलित होता है और इट इंक्रीजेस 5000 times its डिसोसिएशन रेट, और 5000 गुना इसके डिसोसिएशन की रेट को बढ़ा देता है। इस तरह से बेटा ये आप देख रहे होंगे, इन आरबीसी एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेज इज प्रेजेंट कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। दिस एंजाइम इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बनिक एसिड की फॉर्मेशन में ये एंजाइम सम्मिलित होता है। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। CO2 ट्रांसफरिंग प्रोसेस, CO2 ट्रांसफ़र की प्रोसेस में, एंड इट इंक्रीजेस 5000 टाइम्स इट्स डिसोसिएशन रेट, इसके वियोजन की दर को 5000 गुना बढ़ा देता है। पॉइंट को देख लें। इन आरबीसी एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेज इज प्रेजेंट। दिस एंजाइम इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बनिक एसिड इन CO2 ट्रांसफर्स प्रोसेस एंड इट इंक्रीजेस 5000 टाइम्स इट्स डिसोसिएशन रेट। इसी पॉइंट को मैं बेटा हिंदी में लिख देता हूँ। आरबीसी में कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम उपस्थित होता है कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम उपस्थित होता है। यह CO2 के परिवहन के समय कार्बनिक एसिड का निर्माण करता है और इसके वियोजन की दर को 5000 गुना बढ़ा देता है। देख लें बेटा, आरबीसी में कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम उपस्थित होता है। यह CO2 परिवहन के समय कार्बनिक एसिड का निर्माण करता है और इसके वियोजन की दर को 5000 गुना बढ़ा देता है। इस तरह से ये पॉइंट बेटा आप समझ रहे होंगे जो भी आपको यहाँ पर बताया गया है। क्लियर हो गया होगा बेटा, ये आपको जो भी आपको बताया गया ये पॉइंट आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस तरह से बेटा ये आपको बताया गया। अभी आगे बढ़ते हैं।